हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। आज के इस सेशन के अंदर हम जूनियर अकाउंट्स क्लर्क एग्जाम के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे आपके कॉमर्स सेक्शन से रिलेटेड। जिस पैटर्न में आपका एग्जाम आने वाला है, कॉमर्स पोर्शन के 40 क्वेश्चन रहेंगे। उसी पैटर्न पर मैं यहाँ पर आपको मिक्स्ड क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आपके सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए। क्वेश्चन के साथ साथ हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसका हम एक क्विक रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। मतलब प्रैक्टिस तो होगी ही आपकी, साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होगा। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है आपका, एज पर कंपनीज एक्ट। हाँ, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द फॉर्म सेट आउट इन। तो देखिए, कंपनीज एक्ट के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसके लिए क्या है, फॉर्म फिक्स है कि इसी फॉर्मेट पे बनेंगे। और वो फॉर्मेट कहाँ दिया हुआ है, शेड्यूल 3 के अंदर। शेड्यूल 3 के अंदर भी दो पार्ट है, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर फॉर्मेट दिया हुआ है आपकी बैलेंस शीट का, आर्थिक चिट्ठा पार्ट ए के हिसाब से बनेगा। और पार्ट 2 के अंदर क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप इसी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस फॉर्मेट के अंदर बनता है। तो पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को क्यों एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि इनके अपने अलग एक्ट हैं और उसके लिए उसमें अलग से फॉर्मेट दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। ठीक है ना, तो इसलिए इसको एक्सक्लूड किया गया है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि पीएनडल हमारा बनाया जाता है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 गलत है, पार्ट 2 ओके ऑफ शेड्यूल 3 बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2 गलत है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 गलत है ना। तो शेड्यूल 3 का पार्ट 2 ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो ये यहाँ पर दिया हुआ है भी, शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट, पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन, under section 8 of companies act 2013 is required to maintain their financial statement as per। कंपनी एक्ट के अंदर भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाई जा सकती है। किस सेक्शन के अंदर नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का प्रोविजन दिया हुआ है, सेक्शन 8 के अंदर। जो सेक्शन 8 के अंदर कंपनी बनती है उनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सोशल वर्क करना होता है। समाज सेवा का काम के लिए कंपनियां बनाई जाती हैं। तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फॉर्मेट में बनेंगे, तो चाहे वो नॉर्मल कंपनी हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से ही बनने वाले हैं। किसके हिसाब से बनने वाले हैं, शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो गया सी। नेक्स्ट है आपका, एज पर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कैपिटल डब्ल्यूआईपी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सोन अंडर द हेडिंग ऑफ। तो कैपिटल डब्ल्यूआईपी जो है वो आपका दिखाया जाता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हेडिंग के अंदर, यानी सही आंसर क्या हो गया, बी। इस बेसिकली फिक्स एसेट का ही नाम शेड्यूल 3 के अंदर क्या कर दिया गया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर भी, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले फिक्स एसेट के नाम से होता था, वो अब किस नाम से होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर परचेजिंग, व्हाट विल बी द
अकाउंटिंग एंट्री फॉर परचेजिंग कंप्यूटर फॉर ₹50,000 इन कैश। 50,000 में कंप्यूटर खरीदा गया है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, वो भी कैश में। सिंपल सा है, बिजनेस के अंदर एसेट आएगी, आने वाले को हम क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर हो सॉरी कंप्यूटर आ रहा है, तो हम कंप्यूटर को क्या करेंगे, डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। और क्या रूल होता है, जाने वाले को हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जा क्या रहा है, कैश में खरीदा गया है, तो जा रहा है कैश, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट क्रेडिट फॉर ₹50,000। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपका सही आंसर होगा, मतलब सी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने सदस्य चाहिए, तो पब्लिक कंपनी के लिए चाहिए होते हैं 7 सदस्य, कितने, 7। अच्छा, मैंने आपके पीवाईक्यू करवाए थे, पीवाईक्यू के अंदर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आपके पास्ट एग्जाम जो 2018 के अंदर एग्जाम हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां पे गलती से मैंने आंसर 5 बता दिया है। तो अगर उस वीडियो के बाद ये देख रहे हैं या इसके बाद वो अगर वीडियो आप देखें, तो ध्यान रखिएगा कि मिनिमम पब्लिक कंपनी के अंदर मेंबर्स चाहिए 5, सॉरी 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 7, ठीक है ना, मैंने वहां गलती से 5 बोल दिया था। चलिए बाकी इसके अंदर भी कुछ चीजें देख लेते हैं, बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होती है और पब्लिक भी। सो प्राइवेट के अंदर मेंबर्स की अगर हम बात करें, तो प्राइवेट के अंदर 2 मेंबर चाहिए, पब्लिक के अंदर कितने चाहिए, 7 चाहिए। डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें, तो प्राइवेट के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए और पब्लिक के अंदर मिनिमम कितने चाहिए, 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं। एक और कंपनी होती है, नया कॉन्सेप्ट है ओपीसी, है ना, 1 पर्सन कंपनी, तो उसके अंदर केवल 1 मेंबर चाहिए और एक ही डायरेक्टर से काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, पब्लिक कंपनी के अंदर न्यूनतम 7 सदस्य चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी ऑडिट इन अ कंपनी। कंपनी के अंदर वैधानिक लेखा परीक्षा क्या है, क्या ये इंटरनल ऑडिट है, क्या ये मैंडेटरी ऑडिट बाय लॉ है, या वॉलेंटरी ऑडिट है, या स्पेशल ऑडिट है। तो इट इज अ मैंडेटरी ऑडिट बाय लॉ, यह कानून के तहत अनिवार्य लेखा परीक्षा है, आंसर होगा बी। ठीक है, इंटरनल ऑडिट नहीं है, इंटरनल ऑडिट होता है कुछ कंपनियों, सभी कंपनियों को इंटरनल ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं होता है। इंटरनल ऑडिट के बारे में कौन सा सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 138। सर्टेन लिमिट दी हुई है कि आपका टर्नओवर इतना होगा, पेड अप कैपिटल इतनी होगी, ठीक है, आपका लोन डिपॉजिट इतना होगा, तो ही आपको इंटरनल ऑडिट करवानी है। स्टैट्यूटरी ऑडिट हर कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है, अगर कोई भी कंपनी बनी है तो कंपनीज एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी होता है। और कंपनी ऑडिट से रिलेटेड कंपनी एक्ट के कौन से सेक्शन है, तो सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148 तक, है ना, मेनली सेक्शन 139 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट वगैरह की बात करता है, उसके बाद रेमुनरेशन और क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन राइट्स ड्यूटीज ऐसा करके सेक्शन 139 से लेके 148 तक इंपॉर्टेंट है। तो आप कंपनी ऑडिट के ये सेक्शंस याद रख के जाएं, ठीक है, 139 से 148 तक के। वॉलेंटरी ऑडिट जैसी कंपनी के लिए में कुछ ऐसा नहीं होता है, स्पेशल ऑडिट नहीं। सो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है, मैंडेटरी ऑडिट बाय लॉ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना ही करवाना है। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है, किस सेक्शन के अंदर डेफिनेशन दी हुई है। तो एक चीज तो आपको पता है कि ज्यादातर एक्ट में या लगभग हर एक्ट में जो डेफिनेशन होती है वो सेक्शन 2 के अंदर दी हुई होती है। अब सेक्शन 2 के अंदर कौन से सब सेक्शन के अंदर दी हुई है, तो देखिए, कंपनी सॉरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो डेफिनेशन है वो दी हुई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंदर। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेक्शन 220 क्या बात करता है, तो ये कंपनी की डेफिनेशन की बात करता है। सेक्शन 268 मैंने बता ही दिया, प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 255 ये बात करता है मेंबर्स की,
डेफिनेशन की। सेक्शन 271 बात करता है पब्लिक कंपनी की, है ना। अब अच्छा, यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक है, तो एक दो और इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, आप याद रख लेंगे एग्जाम के लिए। बाकी सेक्शंस तो और डेफिनेशन इतनी सारी हैं, सारी याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए। जैसे प्राइवेट का हो गया, पब्लिक का ये याद रख लीजिए। फिर फॉरेन कंपनी का भी याद रख लीजिए। फॉरेन कंपनी के लिए है सेक्शन 242, ये फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन की बात करता है। फिर एक और आप याद रख लीजिए, सेक्शन 246, गवर्नमेंट कंपनी। तो इतने आप याद रख लीजिए एग्जाम के लिए, ठीक है। प्राइवेट 260, प्राइवेट कंपनी 268, पब्लिक 271, फॉरेन 242 और गवर्नमेंट कंपनी 246। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर अलाउड इन अ कंपनी विदाउट पासिंग एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन। एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम कितने संचालक या डायरेक्टर निदेशक हो सकते हैं? तो 15 हो सकते हैं। 15 से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, तो रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मली 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। सही आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग? किस टाइप की कंपनी को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा नहीं करनी होती है? देखिए आप सबको पता है, कंपनियों को अपनी साल में एक बार सदस्यों की मीटिंग करनी पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, कितने दिन के अंदर करनी होती है? तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर, 180 दिन के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है। बट अगर वो 1 पर्सन कंपनी है, ओपीसी है, तो उसको एजीएम करने की जरूरत नहीं है। रीजन बिहाइंड कि ओपीसी के अंदर केवल एक सदस्य होता है, तो अब अकेले सदस्य के लिए एनुअल जनरल मीटिंग करने की क्या ही जरूरत है? वो जो है सो है, उसी को जो डिसीजन लेना है तो लेना है। तो इसलिए 1 पर्सन कंपनी के लिए एनुअल जनरल मीटिंग करना जरूरी नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, ओपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल नॉट रिक्वायरिंग ऑडिट इन इंडिया? इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। देखिए इनकम टैक्स के अंदर आप सबको पता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। उसकी एक ड्यू डेट होती है कि इस तारीख तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही भरना है, सेक्शन 139 के अंदर, ठीक है। तो इंडिविजुअल के केस में ड्यू डेट क्या होती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की? तो इंडिविजुअल के लिए होती है 31 जुलाई, ठीक है। मतलब सपोज करिए कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आईटीआर जो अभी खत्म होगा, उसका हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। तो एक इंडिविजुअल जिस जो ऑडिट केस नहीं है, जिसका ऑडिट नहीं होता है, उसको अपना रिटर्न कब तक फाइल कर देना पड़ेगा? 31 जुलाई 2025 तक, ठीक है। तो इंडिविजुअल के केस में अगर वो नॉन ऑडिट केस है, तो उसका आईटीआर 31 जुलाई जुलाई तक फाइल हो जाना चाहिए। उसके बाद फाइल होने पर क्या लगता है? लेट फीस लगता है। अगर ऑडिट केस है, ऑडिट वाला मतलब उसका टैक्स ऑडिट होता है, ऑडिट केस है ना। ऑडिट की लिमिट कितना है? अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। तो ऑडिट केस में रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है? तो ऑडिट केस में रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर, ठीक है। 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। चलिए, और ऑडिट की डेट क्या होती है? लास्ट डेट 30 सितंबर। तो इतना ध्यान रखेंगे। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, विच इनकम इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? तो सेक्शन 10(1) के अंदर कुछ इनकम को एग्जाम किया गया है, तो सेक्शन 10 के अंदर, उसमें से सेक्शन 10(1) किसकी बात करता है? कृषि आय की, एग्रीकल्चर इनकम की। एग्रीकल्चरल इनकम की, एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1) के अंदर एग्जाम्प्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, मतलब कृषि योग्य आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। विच सेक्शन डील विद द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल? देखिए
सैलरीड को स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार देती है, जिसकी पहले लिमिट थी 50,000 रुपए और अब बढ़ा करके इसकी लिमिट कर दी गई है 75,000। पहले 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था सैलरीड पर्सन को, और अब कितना मिलता है, 75,000 मिलता है। अभी अभी अमेंडमेंट हुआ है। ये किस सेक्शन के अंदर मिलता है, तो ये मिलता है सेक्शन 16 के अंदर, धारा 16 के अंदर। ठीक है, चलिए। बाकी 80C किसकी बात करता है, चैप्टर 6 के डिडक्शन। चैप्टर 6 के डिडक्शन यानी इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन, जैसे आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, प्रीमियम वगैरह पे करते हैं, हाउस लोन की इंस्टॉलमेंट जाती है तो प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन जो है, ये पीएफ वगैरह में आप पैसा जमा करते हो उसका डिडक्शन, ये सब सेक्शन 80C के अंदर आता है। सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी की बात करता है, सेक्शन 10 एग्जाम्प्ट इनकम की बात करता है, सेक्शन 16 के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है। पुरानी लिमिट 50,000 थी, वर्तमान लिमिट 75,000 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर आपके एग्जाम के अंदर ये दिया हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26, अगर ये ईयर दिया हुआ है तो इसके लिए लिमिट तो 75,000 है। इसके पहले वाले अगर किसी साल के लिए पूछा है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, तो लिमिट 50,000 थी। ठीक है, इतना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन कैन टैक्सपेयर क्लेम अ डिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे करते हो तो उसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर छूट मिलती है। वह छूट मिलती है सेक्शन 80D के अंदर, जिसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 25,000 है। और अगर एज 60 ईयर्स मतलब सीनियर सिटीजन है तो इसकी लिमिट 50,000 हो जाती है। ठीक है, किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 80D के अंदर। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। फर्दर बाकी सेक्शंस की भी अगर हम बात करें तो सेक्शन 80C बात करता है चैप्टर 6 की, वही इंश्योरेंस प्रीमियम, पीएफ, हाउस लोन इंटरेस्ट का प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट, ये सारे के सारे डिडक्शन मिलते हैं सेक्शन 80C के अंदर। 80D मैंने आपको बता दिया, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जिसे हम कहते हैं। 80E के अंदर छूट मिलती है इंटरेस्ट पेड ऑन ई से एजुकेशनल लोन, ई से एजुकेशनल लोन, उसकी छूट सेक्शन 80E के अंदर मिलती है। 80G के अंदर अगर आप डोनेशन देते हो तो उसकी छूट मिलती है। कुछ केसेस के अंदर ये 100% है, नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें हैं, और बाकी चीजों के अंदर 50% का डिडक्शन मिलता है। क्लियर है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस क्या है? इट इज पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट, नन सॉरी नन ऑफ ऑल दिस, नन ऑफ ऑल ऑफ दिस, सॉरी। सो देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट मात्र होता है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम। तो ये दोहरा लेखा प्रणाली का पार्ट नहीं है, तो सही आंसर होगा बी। इवन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया तो जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से ही बनाया जाता है, बट यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट क्या होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट नॉर्मल केस के अंदर। ठीक है, लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो गया, बी। नेक्स्ट, इफ अ कैश अमाउंट एज पर पासबुक। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के में एक और क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और पिछले एग्जाम के अंदर ही आपका पूछा भी गया था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है कैश बुक का बैंक कॉलम, कौन सा, बैंक कॉलम, और पासबुक बैलेंस, पासबुक बैलेंस, इन दोनों के डिफरेंस को पता करने के लिए बनाया जाता है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान सी चीज थी, बताने की क्या जरूरत थी। बताने की जरूरत ये थी कि एग्जाम के अंदर ध्यान से पढ़ेंगे, कैश बुक का कौन सा वाला कॉलम, बैंक कॉलम, क्योंकि कैश बुक के अंदर तो कई कॉलम होते हैं। कैश बुक के अंदर एक कैश का कॉलम होता है, बैंक का कॉलम होता है, डिस्काउंट का कॉलम होता है, ये सब कुछ होता है। बट आपको कौन से कॉलम मतलब बैंक कॉलम का जो बैलेंस होता है उसका, और पासबुक के हिसाब से जो बैलेंस होता है, उन दोनों के डिफरेंस को पता लगाने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए बीआरएस बनाया जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन है, इफ द कैश अमाउंट
एज पर पासबुक इज द बिगिनिंग पॉइंट। कैश अमाउंट एज पर द पासबुक, ठीक है। आपको अगर याद हो तो जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो तो आप क्या लिखते हो, पहली लाइन क्या लिखते हैं हम, बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक। यही, या तो हम कैश बुक के हिसाब से, कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, या तो पासबुक के हिसाब से, जिससे स्टार्ट करते हैं वो हम सबसे ऊपर लिखते हैं। यहां पर क्या बोला है कि पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब हम यहाँ पर ये लिखे होंगे बैलेंस एज पर पासबुक इज द बिगिनिंग पॉइंट। देन द रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट विल बी परमिटेड, मतलब इंटरेस्ट मिला है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि डिडक्ट करेंगे, सिंपल सा है। हमने अपनी क्लास के अंदर भी ये चीज पढ़ी थी कि जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, अगर हमें चीजें याद हैं, एक तो हम रट लें कि इन चीजों को ऐड करना है, इन चीजों को लेस करना है, बट उसमें एक रिस्क होता है कि अगर थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन हुआ एग्जाम के अंदर तो गलती की संभावना रहती है। तो हमने उसको लॉजिक से समझा था। लॉजिक हमारा ये था कि जिस बैलेंस से हम स्टार्ट करेंगे हम उसके अंदर चेंज करेंगे, मतलब हम अगर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा चेंज किसके अंदर होगा, पासबुक के अंदर होगा। और वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, हमारी कैश बुक के हिसाब से होगा, जो बैलेंस हमें नहीं दिया हुआ है। पासबुक का दिया है तो हम पासबुक के हिसाब से चेंज, पासबुक में चेंज करेंगे। और चेंज किसके अनुसार करेंगे, कैश बुक के अंदर। कैसे, देखिए, मान लीजिए आपका ये बराबर बैलेंस चल रहा है, बैंक ने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। बैंक इंटरेस्ट दिया होगा तो क्या हुआ, घटना हुई होगी, हमें तो पता चला नहीं होगा, हम तो कैश बुक बनाते हैं, बिजनेसमैन कैश बुक बनाता है, उसको पता नहीं चलेगा, बैंक ने इंटरेस्ट सीधा खाते में जमा कर दिया। बिजनेसमैन को कब पता चलता है, जब वो बैंक की पासबुक के अंदर एंट्री करवा के आता है ना। तो नॉर्मल तो हमें पता नहीं चलेगा, तो क्या हुआ होगा, हमारे पासबुक का बैलेंस ऊपर चला गया होगा, लेकिन हमें नहीं पता है तो हम कैश बुक का बैलेंस तो नीचे ही करके बैठे हुए हैं। अब मैंने अभी क्या बोला कि हमें चेंज किसके हिसाब से करना है, जो बैलेंस नहीं दिया हुआ है। तो हम इसके बैलेंस को इसके हिसाब से चेंज कर देंगे, मतलब ये बैलेंस जो ऊपर चला गया है इसको हम इसके पास लेकर आएंगे, नीचे लेकर आएंगे। नीचे लेकर आएंगे मतलब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम इस चीज को, इंटरेस्ट जो मिला है उसको क्या करने वाले हैं, हम डिडक्ट करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। ठीक है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। क्लियर। ये चीज हमने अपनी क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझा हुआ था इस कॉन्सेप्ट को। बाकी दूसरा है, आप अगर याद कर सकते हो तो उसके बेसिस पर भी आप बीआरएस बना सकते हो। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक रिप्रेजेंट। पासबुक के क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब है। तो पासबुक के क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि हमारा पैसा बैंक के पास जमा है, हमारा पैसा बैंक के पास जमा है। दैट मीन्स इट इज अ फेवरेबल बैलेंस। क्या है ये, फेवरेबल बैलेंस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसको मैं एक चार्ट से आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, इट इज गुड बैलेंस। ठीक, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, सॉरी, गुड बैलेंस होता है। इसका मतलब अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो क्या होगा, बैड बैलेंस होगा। गुड का ही मतलब होता है फेवरेबल और बैड का मतलब होता है अनफेवरेबल बैलेंस। क्लियर है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब हमारे पास कैश बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो ये गुड बैलेंस है, मतलब फेवरेबल बैलेंस है ना। तो अगर आप एक याद कर लोगे तो बाकी इससे को रिलेटेड है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब गुड बैलेंस, तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बैड बैलेंस हो जाएगा। यहीं पे लिख दो पासबुक, ठीक है, पासबुक। अब कैश बुक का डेबिट बैलेंस गुड था तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गुड होगा। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बैड था तो पासबुक का डेबिट बैलेंस बैड होगा। क्लियर है, चलिए, ओके। और वैसे भी अगर कैश बुक के अंदर बैलेंस डेबिट है तो पासबुक के अंदर क्रेडिट होगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब पासबुक के अंदर डेबिट है तो कैश बुक के अंदर क्रेडिट होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फेवरेबल बैलेंस कौन सा है, अनफेवरेबल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एरर।
वन सेकेंड बच्चों। Which type of error is not disclosed by a trial balance? कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटरी एरर, ऑल ऑफ द अबव। हम सभी एरर को एक एक करके समझ लेते हैं तो आंसर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? सिंपल सा मतलब, ओमिटेड का मतलब क्या होता है, ओमिशन का क्या मतलब है? किसी कोई चीज लिखने से रह जाना, कोई चीज लिखने से छूट जाना, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ ओमिशन। कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीटली जब छूट जाता है फॉर रिकॉर्डिंग, इट इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। मतलब सपोज करिए आपने फर्नीचर खरीदा, है ना, और उसकी एंट्री करना आप भूल गए, कंप्लीटली भूल गए, इसको हम क्या बोलेंगे? एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में चूंकि आप उस एंट्री को कंप्लीटली लिखना भूल जाते हो, तो जब अगर आप कंप्लीटली लिखना भूल गए, इसका मतलब ना आपने डेबिट में इफेक्ट दिया ना आपने क्रेडिट में इफेक्ट दिया, नो इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका ना तो डेबिट का बैलेंस गड़बड़ होगा ना तो क्रेडिट का बैलेंस गड़बड़ होगा। गड़बड़ तो होगा, है ना, गड़बड़ इन द सेंस कि जो कम या ज्यादा होना चाहिए तो वो नहीं होगा, लेकिन बैलेंस इक्वल रहेगा, क्योंकि ना क्रेडिट में इफेक्ट आया है ना डेबिट में इफेक्ट आया है, तो बैलेंस क्या रहेगा? बराबर ही रहेगा, है ना। तो एरर ऑफ ओमिशन का ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, ट्रायल बैलेंस से ये गलती पता नहीं चलती है। क्लियर। दूसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटेंट के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसको बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि उसको, वो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बाइफरकेट नहीं कर पा रहा है, कैपिटल को रेवेन्यू के अंदर लिख दे रहा है, रेवेन्यू को कैपिटल के अंदर लिख दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर खरीदा गया और उसको उसने रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट में डाल दिया, तो ये क्या है? उसको लिखना एसेट के अंदर चाहिए था, लेकिन उसने उसको खर्चे के अंदर लिख दिया, तो ये क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। सपोज करिए मशीन के अंदर मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया, तो अगर मशीन के अंदर कोई भी ऐसा खर्चा किया जाता है जिसकी वजह से मशीन की यूजफुल लाइफ बढ़ जाती है, तो हम उसको एज अ मशीन के अंदर कैपिटलाइज करते हैं, मशीन को डेबिट करते हैं। लेकिन मान लीजिए अकाउंटेंट को ये बात नहीं पता थी और उसने उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस खाते में डाल दिया, तो ये क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी क्या होता है? अकाउंट हेड गलत हो जाता है लेकिन डेबिट तो हो रहा होता है। मान लीजिए मशीनरी अकाउंट डेबिट होना था, लेकिन उसने गलती से एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया, तो कुछ ना कुछ डेबिट तो हुआ है। तो इस ये गलती भी क्या होती है? ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलती है, क्योंकि डेबिट गलत हो रहा है बट हुआ तो है, हो तो रहा है कुछ ना कुछ डेबिट, इस वजह से ये भी ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलती है। कंपनसेटिंग कंपनसेट सॉरी कंपनसेटिंग इधर क्या होती है? क्षतिपूरा का शुद्धि हम इसे बोलते हैं। तो क्षतिपूरा का शुद्धि ऐसी अशुद्धि होती है जब एक गलती दूसरी गलती की भरपाई कर दे, एक गलती दूसरे गलती की भरपाई कर दे, या एक गलती दूसरे गलती के इफेक्ट को नलीफाइड कर दे, खत्म कर दे, तो इस टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं? कंपनसेटरी एरर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम के अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था 1,000 रुपए से, ठीक है, और श्याम के अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था 1,000 रुपए से। अब राम के अकाउंट को हमने डेबिट नहीं किया, भूल गए, और श्याम के अकाउंट को हम क्रेडिट करना भी भूल गए 1,000 रुपए से। तो ये क्या है? दो गलतियां हुई, लेकिन एक ने डेबिट के इफेक्ट साइड के इफेक्ट को डेबिट में इफेक्ट डाला, दूसरे ने क्रेडिट में इफेक्ट डाला, तो ये क्या होगी? आपस में कंपनसेटरी एरर हो गई, ठीक है। तो ये भी गलती ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलती है क्योंकि इफेक्ट इसका खत्म हो जाता है। तो ये तीनों ही गलतियां ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, डी। नेक्स्ट,
एन एरर इन विच द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली omitted फ्रॉम द बुक्स इज कॉल्ड। ऐसा ट्रांजेक्शन जो बुक्स के अंदर कंप्लीटली omitted हो गया है, लिखना भूल गए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो हमने देख लिया था एरर ऑफ ओमिशन, बी सही आंसर होगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल हमने देख लिया था, कंपनसेटरी एरर भी हमने देख लिया था। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? चूक या शुद्धि। एरर ऑफ कमीशन होता है कि मान लीजिए आपको लिखना था 1,000, आपने एक जीरो बढ़ा दिया और आपने 10,000 लिख दिया। आपको लिखना था डेबिट में, आप लिखने लिख दिया क्रेडिट में। आपको लिखना था राम के अकाउंट में, आपने लिख दिया श्याम के अकाउंट में। तो इस टाइप की जो गलतियां होती हैं, टोटल की शुद्धि होती हो गई, आपने लिखना गलत था, गलत अकाउंट के अंदर डेबिट या क्रेडिट कर दिया, तो इन सब शुद्धियों को हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, चलिए, तो आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, एन एक्सपेंस, एन एक्सपेंस रिकॉर्डेड एज एन एसेट इज अ एग्जांपल ऑफ। एक खर्चा था, उसे एसेट रिकॉर्ड कर दिया गया, ये कौन सी एरर है? तो हमने अभी देखा कि जब अकाउंटेंट को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर दिक्कत होती है कि वो खर्चे को एसेट लिख दे, एसेट को खर्चा लिख दे, तो इसे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं, सिद्धांतिक या अशुद्धि बोलते हैं। सही आंसर होगा बी, है ना। बाकी हमने कमीशन भी देख लिया, ओमिशन भी देख लिया, कंपनसेटरी कंपनसेटिंग या कंपनसेटरी एरर भी देख लिया है। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज अ कंपनसेटिंग एरर? प्रतिपूरक शुद्धि या क्षतिपूरक शुद्धि क्या है? एन एरर दैट कैंसल द इफेक्ट ऑफ अनदर वन, बिल्कुल सही। एक ऐसी गलती जो दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दे, यही होती है कंपनसेटिंग एरर। एन एरर दैट अराइज ड्यू टू ओमिशन, तो ये तो क्या है? एरर ऑफ ओमिशन है। एन एरर इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एरर होती है ये। नन ऑफ द अबव, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इफ अ सेल ऑफ रुपीज 5,000 इज omitted फ्रॉम द बुक, इट इज। 5,000 रुपए बुक्स के अंदर लिखना रह गया, तो कौन है? एरर ऑफ ओमिशन है। सही आंसर आपका होगा सी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, इन द सिंगल एंट्री सिस्टम विच अकाउंट इज प्राइमरीली मेंटेन्ड। सिंगल, हम अकाउंटिंग के अंदर दो सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर तो हम सब कुछ मेंटेन करते हैं और हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट देते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर कुछ लिमिटेड अकाउंट ही बनाए जाते हैं। कैश अकाउंट बनाया जाता है, हाँ बिल्कुल, कैश पे तो कंट्रोल चाहिए ही, तो कैश अकाउंट बनाया जाता है। डेटर और क्रेडिटर अकाउंट भी बनाए जाते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ये सभी अकाउंट बनाए जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। डेटर और कैश अकाउंट बनाए जाते हैं कैश पे कंट्रोल के लिए, कितना कैश है कितना नहीं है। डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाए जाते हैं क्योंकि छोटा बिजनेस भी है, कैसा भी है, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपको किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, तो इसलिए डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट भी बनाए जाते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट इज द सम ऑफ, कॉस्टिंग पे हम आ गए, कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन है, प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं? तो कॉस्ट शीट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इन तीनों को मिला करके क्या बोला जाता है? प्राइम कॉस्ट बोला जाता है। बहुत एग्जाम के अंदर प्राइम कॉस्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिला के प्राइम कॉस्ट बनती है। सही आंसर क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ए। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो मार्जिनल कॉस्टिंग को हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। सही आंसर क्या होगा? ए। क्लियर। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड एज, सो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ए। सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सही आंसर क्या हो गया? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। एक दो और फॉर्मूले इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग ध्यान से नोट कर लें। एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, तो क्या आ जाता है हमारा? ब्रेक इवन पॉइंट।
एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो होता है एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स। बीपी का मतलब क्या होता है, वो पोजीशन जहां पर ना तो प्रॉफिट हो रहा होता है या ना तो लॉस, मतलब हमारा जो रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, जितने की सेल उतने का ही टोटल खर्चा, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको हम बोलते हैं बीपी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, बीपी के ऊपर जितनी सेल होती है उसे हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर हमारी बीपी की सेल है 5 लाख रुपए और सॉरी, और एक्चुअल सेल हमारी हो रही है, एक्चुअल सेल हो रही है मान लीजिए 5,50,000 की, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी, 5,50,000। एक और फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सो पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो ये कुछ फॉर्मूले याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि एग्जाम के अंदर जरूरी है कंट्रीब्यूशन का ही फॉर्मूला पूछे, वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, बीपी क्या है? The point where total sales equal to total cost, the point where profit is maximized, the point where variable cost equal fixed cost, none of the above। हमने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा था, बीपी का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अ कैश बजट हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर, कैश बजट किस लिए होता है? सो फ्यूचर के कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के, आउटफ्लो को मैनेज करने के लिए अब क्या बनाया जाता है, या फोरकास्ट करने के लिए क्या बनाया जाता है, कैश बजट। सो फ्यूचर कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लेक्सिबल बजट? फ्लेक्सिबल बजट का मतलब होता है कि हर वॉल्यूम लेवल के हिसाब से अलग अलग बजटिंग की जाती है, कि 80% यूटिलाइजेशन पर का बजट अलग होगा, 90% यूटिलाइजेशन का अलग होगा, 100% का अलग होगा। या यूनिट वाइज होता है कि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो बजट क्या होगा, 12,000, 15,000, 20,000, इस तरह से अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग बजट बनाया जाता है, इसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, सो इट इज अ फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज, नहीं ये तो फिर फिक्स बजट हो जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, इट इज ओनली यूज फॉर गवर्नमेंट पर्पस, नहीं, तो इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, है ना, एक्टिविटी के लेवल के हिसाब से बजटिंग की जाती है, उसे हम फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड टू एंश्योर दैट दे आर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट क्यों करवाया जाता है? फ्रॉडुलेंट है, प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रॉफिटेबल, करेक्टली प्रेजेंटेड। तो ऑडिट इसलिए कराया जाता है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो गैप के हिसाब से हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं कि नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, ऑडिट का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू डिटेक्ट एरर और फ्रॉड, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू मैनेज द डेली एक्टिविटी, टू प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो देखिए, फ्रॉड पता करना बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है, ऑडिटर आके चेक करता है कि फ्रॉड तो नहीं हुआ है। एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ऑडिटर चेक करने के बाद अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, अपना ओपिनियन बताता है, जिसे हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। टू मैनेज डेली एक्टिविटीज, ऑडिटर का ये काम नहीं होता है कि वो डेली एक्टिविटी मैनेज करेगा, है ना। टू प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, बिल्कुल स्वतंत्र वो वेरिफिकेशन प्रोवाइड करता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या नहीं होता है, डे टू डे बिजनेस को मैनेज करना, डे टू डे ऑपरेशन से ऑडिटर को कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट, what is the minimum turnover for GST registration in India for exclusive supply of goods? तो गुड्स की सप्लाई के लिए जीएसटी में टर्नओवर लिमिट है 40 lakhs, और सर्विसेज के लिए क्या है, ये 20 lakhs। ठीक है, तो जीएसटी में अगर आप गुड्स, केवल गुड्स बेच रहे हो तो आपको 40 लाख तक की लिमिट के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, उसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट, व्हाट इज जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर।
ठीक है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। जीएसटीएन बेसिकली एक 15 डिजिट न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, यूनिक कोड होता है, जो हर टैक्स जीएसटी टैक्स पेयर को जो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेता है उसको प्रोवाइड किया जाता है। कितने डिजिट, 15 डिजिट। कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ जीएसटीएन से रिलेटेड। 15 डिजिट का नंबर होता है। पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसके अंदर फर्स्ट 2 डिजिट आपके स्टेट कोड के बारे में बताते हैं, अगले 10 डिजिट आपका पैन नंबर होता है। ठीक है, और उसके बाद 3 डिजिट और होते हैं जो आपके बिजनेस एंटिटी कोड को बताता है, और बाकी लास्ट का नंबर जो होता है वो रैंडम नंबर होता है। तो इस तरह से ये 15 डिजिट का जीएसटीएन नंबर होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। Which of the following is a characteristics of GST? It is a single tax on the supply of goods and services. It is a tax only on goods, on service. None of the above. तो ये जीएसटी लाया ही इसलिए गया था कि गुड्स और सर्विस पे अलग अलग टैक्स नहीं होगा, सिंगल टैक्स ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। एक कर होगा, सो चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो चाहे सर्विस की सप्लाई हो। तो आंसर है ए। पहले वेरियस टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का एग्जांपल है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट का है आपका जीएसटी। ठीक है, तो पहले कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, जैसे सर्विस टैक्स होता था, वैट होता था, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, है ना। और स्टेट के अंदर परचेस टैक्स, ऑक्ट्राइज टैक्स, वेरियस टाइप के टैक्सेस हुआ करते थे। जीएसटी को लाया ही इसलिए गया कि उन सभी टैक्सेस को मर्ज करके हमने एक टैक्स बना दिया जिसे हम जीएसटी कहते हैं। तो चाहे अब सर्विस की सप्लाई हो चाहे गुड्स की सप्लाई हो, एक ही टैक्स लगेगा, है वो है क्या, जीएसटी। क्लियर है? कुछ चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, चाहे जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इस पर जीएसटी नहीं लगता है। ऐसे ही अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। क्लियर है? तो ये था आपका जीएसटी की थोड़ी सी चीजें। नेक्स्ट, व्हाट इज द जीएसटी रेट फॉर लग्जरी गुड्स इन इंडिया? 5, 12, 18, 20। तो आपको देख के लग गया होगा कि लग्जरी गुड्स है तो हाई रेट ही होगा। सो लग्जरी गुड्स पे 28% का जीएसटी है ना। अभी जीएसटी इंडिया के अंदर 5 रेट प्रिस्क्राइब है, 5, सॉरी 0, 5, 12, 18 और 28%। अच्छा, कुछ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है जीएसटी के अंदर मैक्सिमम जीएसटी रेट कितना लगाया जा सकता है, तो वो है 40%। ध्यान रखेंगे, हम 28 पे टिक कर देते हैं, पर सरकार मैक्सिमम 40% तक टैक्स लगा सकती है अभी तक के रूल के हिसाब से। लेकिन सरकार ने अभी कितना मैक्सिमम प्रिस्क्राइब कर रखा है, मैक्सिमम 28% तक का रेट सरकार ने जारी कर रखा है। चाहे तो इसको 40% तक सरकार लगा सकती है। नेक्स्ट, अंडर जीएसटी वो पे द टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो जीएसटी के अंदर दो तरह से चार्ज जीएसटी पे होता है, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जो सप्लायर होता है, जो माल बेचता है, वही जीएसटी पे करता है। और रिवर्स चार्ज के अंदर जो माल खरीद रहा होता है या सर्विस ले रहा होता है, वो क्या करता है, जीएसटी का पेमेंट करता है, जिसे हम आरसीएम कहते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, रिसिपिएंट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी? तो जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, तो मान लीजिए ये एक होलसेलर है। ठीक है, ये होलसेलर है, ये मैन्युफैक्चरर से माल खरीद के लाया, तो ये यहाँ पर 10 रुपए का टैक्स पे करके आया मान लीजिए। आगे ये माल बेचेगा और वहां पर मान लीजिए 15 रुपए का टैक्स बना। तो ये जो 10 रुपए का ये जो यहाँ पे टैक्स पे करके आया है, इसको यहाँ पर क्रेडिट मिल जाएगी 10 रुपए की, और सरकार को ये कितना जमा करेगा, केवल 5 रुपए जमा करेगा। ऐसा क्यों किया जाता है? अगर इस 10 रुपए की क्रेडिट इसको नहीं मिलेगी तो ये 10 रुपए को अपनी कॉस्ट में जोड़ देगा, और कॉस्ट में जोड़ देगा तो एक तो चीजें महंगी होंगी, और दूसरा आगे टैक्स पर टैक्स लग जाएगा, जिसे हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो टैक्स पर टैक्स ना लगे और चीजें महंगी ना हो, इसलिए सरकार इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देती है कि अगर कोई बिजनेसमैन पहले कोई टैक्स जीएसटी के अंदर पे करके आया है, तो उसको आगे अपनी सप्लाई में से एडजस्टमेंट दे दिया जाएगा, जिसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती हैं। वो कंडीशन कहाँ पे दी हुई है, जीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 16 के अंदर आईटीसी क्लेम करने की कंडीशन दी हुई है। कंडीशन में मेनली तो है
वो ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी किसको। पहली बात तो केवल रजिस्टर्ड पर्सन ही जो जीएसटी के अंदर पंजीकृत है वही जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। कब सॉरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने के लिए और कौन सी कंडीशन है। तो पहली बात, जो गुड्स या सर्विस है वो बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए, मतलब अगर पर्सनल यूज के लिए कोई चीज ली जा रही है तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, तो बिजनेस यूज होना चाहिए। दूसरा, वो जो गुड्स या सर्विस है वो एक्चुअली उस बंदे ने ले ली हो, वो उसको मिल गई हो। तीसरा क्या है, उस पर टैक्स पे कर दिया गया हो, गवर्नमेंट के पास उसका टैक्स चला गया हो। ठीक है। और चौथा क्या है कि उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट उसके पास होना चाहिए, मतलब बिल या इनवॉइस जो है उसके पास होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। क्या क्या है, बिजनेस यूज होना चाहिए, गुड्स एक्चुअल में उसको मिला हुआ होना चाहिए, सरकार के पास टैक्स जमा हो जाना चाहिए, और उसका सबूत होना चाहिए, मतलब बिल या इनवॉइस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। द गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, बिल्कुल ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। द टैक्स हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट, सरकार को टैक्स पे हो जाना चाहिए। इनवॉइस मस्ट बी इन द नेम ऑफ क्लेमेंट, मतलब इनवॉइस होना चाहिए, और वो किसके नाम से होना चाहिए, उस जो बिजनेस इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है उसी के नाम से होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सही आंसर क्या है आपका, डी। नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीजेस, if the cost of goods sold increases, what is the likely impact on GP, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ रहा है तो जीपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जीपी डिक्रीज होगा, कम होगा। ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। सही आंसर है आपका बी। अब देखो, ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यही होता है, सेल्स माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। अगर मान लीजिए 100 रुपए की सेल है और 80 रुपए का सीओजीएस है, तो जीपी कितना होगा, 20 रुपए। अब अगर यही मैं 80 रुपए को बढ़ा करके 90 रुपए कर दूं तो अब हमारा जीपी क्या होगा, 10 रुपए होगा। तो क्या निकल गया है कि अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को बढ़ाएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीजेस, बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, a company has the following detail for the year: opening stock 50,000, purchase during the year 2 lakhs, closing stock 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000। कैलकुलेट द सेल फॉर द ईयर, हमें सेल्स की का कैलकुलेशन करना है, तो देखो कर लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला, जीपी इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्वेश्चन के अंदर जीपी दिया है 1,60,000, सेल्स दिया है क्या, सेल्स हमें नहीं निकालना है, हमें सेल्स फाइंड आउट करना है, माइनस सीओजीएस। अब सीओजीएस का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स भी हम ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया है 50,000, परचेस दिया है 2 लाख, माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया है 60,000। तो सीओजीएस कितना हो जाएगा हमारा, 1,90,000, है ना। हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1,60,000 इक्वल टू सेल्स माइनस 1,90,000। ये 1,90,000 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सेल्स इक्वल टू 3,50,000। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3,50,000 ए। क्लियर। नेक्स्ट, द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आंसर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ए। नेक्स्ट, कैश एट बैंक 50,000, डेटर 6,000, स्टॉक 17,000, फर्नीचर 2,000, क्रेडिटर 8,000। फाइंड आउट कैपिटल, हमें कैपिटल फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है, तो देख लो। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो बैलेंस शीट से, यहां आप लाइबिलिटी लिखते हो, यहां हम एसेट लिखते हैं। एसेट के अंदर बैंक का बैलेंस 5,000 है,
डेटर 6000 है, स्टॉक 17,000 है, फर्नीचर 2000 है, और क्रेडिटर 8000। सॉरी, क्रेडिटर कहाँ एसेट में आएंगे, इतनी टोटल एसेट है, टोटल कर लो। और यहाँ क्रेडिटर कितना है, 8000, टोटल कर लो। 30,000। इधर का भी टोटल कितना होगा, 30,000। इसका मतलब कैपिटल हमारी कितनी रही होगी, 22,000। क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का क्या होता है, बराबर होता है ना। तो बराबर क्या होगा, जब यहाँ पर क्या आएगा, ये 22,000 आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। आप ऐसे भी कर सकते हो कि कैपिटल इक्वल टू टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी। टोटल एसेट हमने निकाल ही लिया, 30,000। लाइबिलिटी में केवल क्रेडिटर है 8,000, तो ये हो जाएगा 22,000। क्लियर है। तो ये एग्जाम एग्जाम पैटर्न पर, इसी तरह के एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उस पर हमने ये प्रैक्टिस की है। मैं कुछ और प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लाऊंगा। होप कि आपके लिए ये सेशन यूजफुल रहा हो। ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू।